हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए, 3-4 दिन से वीडियो अपलोड मैं नहीं कर रहा था। इसका कारण था कि हमारे पास माइक नहीं थी। अब माइक आ गया है। अब हमारा क्लास कंटिन्यूअस चलता रहेगा बच्चों, ठीक है। अब ऐसे ही कंटिन्यूअस चलता रहेगा। माइक न होने के कारण हमारा आवाज़ जो है वो सुस्पष्ट आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा था। और जब हमारा आवाज़ ही सुस्पष्ट आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो अब साइंस और फिजिक्स समझने में दिक्कतें होंगी। इसलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है ना। अब क्लास चलेंगी। अब अगला टॉपिक है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम लोग कैसा पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स पढ़ रहे हैं। स्टेट बोर्ड, सारे एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड सब एक ही सिलेबस है। थोड़ा सा स्टेट बोर्ड में टॉपिक को इधर उधर किया है, हालांकि सारे सीक्वेंस सेम ही हैं। तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एनसीईआरटी बोर्ड हो और चाहे स्टेट बोर्ड हो, एमपी बोर्ड, सीजी बोर्ड, बिहार, जो भी है सबके लिए है ये, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। टॉपिक है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों, स्थितिज ऊर्जा हम लोगों ने जाना है। स्थितिज ऊर्जा हम लोगों ने जाना है। अब यहाँ पे चूँकि हम लोग जानना है, दो आवेशों से जो निकाय बनता है, निकाय मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम कभी भी किसी भी एक आदमी या एक आवेश के द्वारा नहीं बनता। उसके लिए एक या एक से अधिक दो आवेश होने चाहिए। कब? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र न लगाया गया हो। देखिए, स्थितिज ऊर्जा हम लोग दो प्रकार से निकालेंगे। एक जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, और एक जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो तब कई सारे आवेशों के निकाय के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी। और जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तब उस कंडीशन में कई सारे आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि दोनों में अंतर है, इसलिए हम दोनों को आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इसको। स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसकी परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा के लिए नोट कर लेंगे आप लोग। आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होता है जिसे कई सारे आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाकर उस निकाय को बनाने में करना पड़ता है। फिर से आप लोग लिखेंगे इसको क्या? फिर से समझ लीजिए कि स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा आप क्या लिखेंगे या इसके बारे में बताएंगे। तो आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर नज़दीक लाकर निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। बात समझ में आ गया? जैसे कि मान लीजिए कई सारे आवेश हैं जो अनंत पे हैं, अनंत से उसको परस्पर पास लाएंगे और पास लाने के पश्चात जो सिस्टम बनेगा उस निकाय को बनाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही तो है स्थितिज ऊर्जा, वही तो है स्थितिज ऊर्जा। तो देखते हैं एकल आवेश के लिए कब? पहले जब हम लोग पहला कंडीशन में क्या? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र वहाँ पे न हो। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र वहाँ पे न हो, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। मैं यहाँ पे टॉपिक डाल दे रहा हूँ, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। देखिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में एकल आवेश के लिए होगा नहीं, दो आवेश के लिए देखते हैं। इसमें उपस्थिति में लिखेंगे इसका हेडिंग कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। एक्सटर्नल फील्ड मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब
कि बाह्य विद्युत क्षेत्र वहाँ पे अनुपस्थित है। जैसे बच्चों समझिएगा, यहाँ पे एक आवेश है ए बिंदु पे, एक आवेश है बी बिंदु पे। मान लेते हैं यहाँ पे Q1 आवेश और यहाँ पे Q2 आवेश है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको हम लोग ले लिए R12। मतलब Q1 से Q2 के बीच की दूरी कितनी है, R12 से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हमने क्या बताया परिभाषा कि अनेक आवेशों से जो निकाय बनता है, उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य, यानी कि अनंत से कई सारे आवेशों को लाकर बनाने में एक निकाय जो बनता है, उस निकाय के बनने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो ये चूँकि दो आवेश हैं, दो आवेशों से एक सिस्टम बना है, और इस सिस्टम को बनाने में कितना कार्य करना पड़ा इन आवेशों को अनंत से लाकर, अगर वो कार्य हम लोग निकाल लेंगे तो इसकी कुल स्थितिज ऊर्जा हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होती है। तो सबसे पहले क्या समझिए, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, ए बी Q1 आवेश Q2 आवेश से बना एक निकाय ए बी है, ठीक है ना। Q1 आवेश को सर्वप्रथम अनंत से बिंदु ए तक लाते हैं, तत्पश्चात Q2 को अनंत से बिंदु बी तक लाते हैं, ठीक है ना। तो जब हम Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाते हैं तो इसको अनंत से बिंदु ए तक लाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। क्यों कार्य नहीं करना पड़ता है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। मान लेते हैं क्या है, W1 है, W1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। बात समझ में आ गई। अब बात यहाँ पे आती है कि Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य जो W2 है वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए, Q1 आवेश जब यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न यहाँ पे हो जाता है। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण Q2 आवेश को जब अनंत से हम लोग लाते हैं तो यह विद्युत क्षेत्र इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाना शुरू कर देता है, और उसके विरुद्ध हमें इस पर लाने में कार्य करना पड़ता है। यानी कि Q2 आवेश को बिंदु B तक, अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, देखिए Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए, एक तो Q1 के कारण B पर विभव, Q1 के कारण एक B पर विभव लगेगा। विभव क्या है, विभव क्या है, अनंत से किसी बिंदु एकांक आवेश को या किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो Q1 आवेश के कारण यहाँ पे ऑटोमेटिक एक विभव उत्पन्न हो गया है, पोटेंशियल उत्पन्न हो गया है। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव इंटू Q2। क्यों? क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है भाई, कार्य बराबर हम लोग जानते हैं ना, W विभव V इक्वल टू होता है W/Q। तो कार्य बराबर कितना होता है, V इंटू Q। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले वाले में हमको अप्लाई करना नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र था ही नहीं, इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो विभव किसके लिए, विभव Q1 के कारण V पर विभव इंटू Q की जगह पे क्या होगा, Q2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव इंटू Q2। तो W2 इक्वल टू Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव कितना होगा बच्चों बताइए, 1/4πε0 इंटू Q1/R12। दूरी कितनी है, ये यही ना सूत्र होता है। ये हो गया Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव इंटू Q2। जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R12। ये हो गया आपका W2। समझ में आ गया। अतः Q1 और Q2 दोनों को अनंत से बिंदु A एवं B तक लाने में किया गया
कुल कार्य, अथवा आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि निकाय AB को बनाने के लिए अनंत से Q1 और Q2 को A व B बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य W इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2। तो W1 W2 के मान यहाँ पे आप लोग देखेंगे रखेंगे, तो W1 इक्वल टू 0, W2 कितना है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12, यानी कि यही किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, इस निकाय के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता जाता है। मैंने परिभाषा लिखा दिया है, तो हो जाएगा U इक्वल टू, इसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आ गया। ये दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा आ गई, बात समझ में आई। ये आगे दो आवेशों के लिए, ठीक है ना, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है उसकी कंडीशन में। अब दूसरी चीज़ देखते हैं तीन आवेश के निकाय के लिए। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। दो आवेशों से एक निकाय बना, तीन आवेशों के निकाय के कारण देखिए, तीन आवेश हमने मान लिया, एक आवेश, दो आवेश और तीन आवेश हैं। इससे एक सिस्टम बना, एक निकाय बना इस प्रकार से A B C। यहाँ पे है Q1 आवेश, Q2 आवेश और Q3 आवेश। इसकी दूरी हम लोगों ने मान लिया R12, इसकी दूरी है R23, इसकी दूरी है R13। ये बात समझ में आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीन आवेशों के कारण एक निकाय बना है, एक सिस्टम बना है। इसके लिए कुल स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इन आवेशों को अनंत से A B C तक लाकर इस निकाय को बनाने में कितना कार्य करना पड़ा, वही किया गया कार्य क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी को हम लोग यहाँ पे अब फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, देखिए पहले अनंत से हमने बिंदु ए तक Q1 आवेश को लाया, उसके लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, समझिएगा बात, उसके लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा W1 इक्वल टू 0। सेम इसी प्रकार से अब जब अनंत से बिंदु B पर Q2 आवेश लाते हैं तो Q1 आवेश से कारण विभव तो इस पर लगेगा ही, और Q2, तो W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हमने ज्ञात किया है सेम ऐसे ही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान दूरी कितनी है R12 है, ठीक है। अब बात आती है W3 की। W3 मतलब Q3 आवेश को अनंत से C बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। उसके लिए Q1 भी प्रभावित, इसके कारण भी एक विद्युत क्षेत्र होगा, इसके कारण भी एक विद्युत क्षेत्र होगा, और तब इसके कारण हम इस पर विभव निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो पहले Q1 के कारण विभव बिंदु C पर और Q2 के कारण विभव बिंदु C पर, तब हम इसका इंटू Q3, तब नहीं इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यानी कि Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव प्लस Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव इंटू Q3। बात समझ में आ रहा है। जैसे हम लोगों ने इसके लिए निकाला था Q1 आवेश के कारण विभव इंटू Q2। अब यहाँ पे चूंकि दो आवेश शेष हैं, तो C बिंदु पर अगर हमको विभव निकालना है तो Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव प्लस Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर विभव इंटू Q3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा Q1 और Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव इंटू Q3। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु P विभव निकालेंगे। देखिए Q1 आवेश से कारण बिंदु B C पर विभव निकलेगा, तो क्या निकलेगा भैया बच्चे बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान दूरी कितनी है R13 प्लस Q2 कारण निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान दूरी कितनी हो जाएगी 23। ये हो गया आपका ये वाला यहाँ तक इंटू Q3। बिल्कुल ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1
Q1 का Q3 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस 1/4πε0 Q2 Q3/R23, ये हो गया आपका W3। अब इस पूरे निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। तो इसको अपने जब फाइंड करेंगे तो W1 इक्वल टू हो जाएगा 0, W2 की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q1 Q2/R12 प्लस Q3 की वैल्यू ये पूरी है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q3/R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3/R23। जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे कुछ कॉमन आ जाएंगी, 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, Q1 Q2/R12 Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23, ये आ जाएगा कुल किया गया कार्य। और यही कुल किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती जाती है। यानी कि किन्हीं 3 आवेशों के निकाय के कारण जब हम लोग निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा तो ये आएगी। यहाँ पे टॉपिक का डालेंगे बच्चों हम लोग दूसरा नंबर, 3 आवेशों के निकाय के कारण, 3 आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा, ये हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया पूरा ये चीज़। 2 आवेशों के लिए निकल गया, 3 आवेशों के लिए निकल गया। किस कंडीशन में? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। बाह्य विद्युत क्षेत्र के यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर कहीं बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि ये हम दूसरा नंबर यहाँ पे मिटा के लिखते हैं बच्चों, पूरा ही मिटा देते हैं अच्छे से। चलिए हमने मिटा दिया पूरा, ये देखिए फिजिक्स को आप लोग मज़े लेके पढ़िए, तब अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है बच्चों, क्योंकि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है प्रकृति के बारे में अध्ययन करना। प्रकृति मतलब कि जिसको हम लोग अपने डेली जीवन में देखते हैं, सारी घटनाएं घटती रहती हैं। अब देखिए, अच्छा दूसरा नंबर में क्या हम लोग देखेंगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में, याद रखिएगा बाह्य विद्युत क्षेत्र में, अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र है, समझिएगा यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग इसमें कि माना पहले से ही बाह्य विद्युत क्षेत्र यहाँ पे उपस्थित है, तब एकल आवेश के कारण, तो यहाँ पे एकल आवेश के लिए भी इसी स्थितिज ऊर्जा निकलेगी। क्यों? क्योंकि जब हम एक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में कहीं लाएंगे, तो चूँकि विद्युत क्षेत्र तो पहले से ही अप्लाई है, तो एकांक आवेश को यहाँ तक लाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा। क्या होता है? पहला क्या, एकल आवेश के, एकल आवेश का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा भैया? अनंत से क्यों आवेश को हमने कहाँ तक लाया? विद्युत क्षेत्र तक लाया। तो विद्युत क्षेत्र तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि माना ये एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है जिसके अलग अलग इसके पृष्ठ पर भिन्न भिन्न विद्युत विभव होंगे। तब एक आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ गया, और वही किया गया कार्य इसका पोटेंशियल कहलाएगा, यानी कि इसका विभव कहलाएगा। और यही किया गया कार्य जो होगा इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे Q आवेश को अनंत से बिंदु P तक या विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य जो है वो क्या हो जाएगा? Q इंटू V, Q इंटू V। बात समझ में आ रहा है? और यही किया गया कार्य इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, यानी किसी को हम लोग लिख सकते हैं U इक्वल टू Q इंटू V। बात समझ में आ रहा है बच्चों? ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये स्पष्ट हो जाना चाहिए आपको कि हम क्या बता रहे हैं, ये आपके टॉपिक है इसका। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, समझ में आ गया ना? अब देखिए यहाँ पे हम एक चेंजिंग कर रहे हैं कि
अगर इस आवेश को हम इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक ही बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर विभव V1 है, यहाँ पे विभव V2 है, तो इसका विभव कितना हो जाएगा, विभव परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल्टा V। तो चूंकि आवेश गति करेगा तब ना विभव परिवर्तन होगा। तो अगर हम इसी को हम ऐसे लिख दें Q इंटू डेल्टा V, मतलब कि आवेश गति कर रहा है, आवेश एक स्थान से स्थान तक जा रहा है, इसका मतलब मूवमेंट है। इसी को हम लोग बोल देंगे गतिज ऊर्जा, ये इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, Q इंटू V अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में क्या क्या कार्य होता है। और विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब हम लोग गति कराते हैं आवेश को, वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा। यानी कि स्थितिज ऊर्जा बदलता है किसमें, गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा बदलता रहता है स्थितिज ऊर्जा में। तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पे चूँकि ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक है जूल और छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग बड़ा मात्रक जब फाइंड करेंगे तो इसको अगर हम लोग ऐसा लिखें, E इक्वल टू 1 कूलाम इंटू 1 वोल्ट, मतलब कि विद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर देने में जितनी ऊर्जा हमको वहाँ से मिलती है वो क्या होगी, उसकी विद्युत गतिज ऊर्जा, या क्या होगी उसकी गतिज ऊर्जा। इतना आप लोग लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 1 जूल। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, E के इक्वल टू 1 कूलाम इंटू 1 वोल्ट, यानी कि 1 जूल। 1 जूल की ऊर्जा आप लोग परिभाषित कर सकते हैं ना, क्या बोलेंगे 1 जूल की परिभाषा, 1 कूलाम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर में चलाने पर उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा, उस आवेश के द्वारा, वही होती है 1 जूल की एनर्जी। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझिए। ये तो एकल आवेश के लिए हुआ। 2 आवेशों के लिए हम लोग देखते हैं बच्चों। एक आवेश के निकाय के लिए था, अब 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। देखिए इसके भी समझते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 2 बिंदु आवेश के लिए मान लेते हैं कि एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, बी। ये क्या है था आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे है Q1 आवेश, यहाँ पे है Q2 आवेश। इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, R12। तो Q1 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाएंगे, तो चूँकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तो पहले से ही है, तो Q1 और Q2 एकांक आवेश को जब हम लोग अनंत से बिंदु A तक लाते हैं तो मान लेते हैं A पर विभव कितना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र पहले से ही है ना, तो मानते हैं कि A पर विभव कितना है V1 और B का विभव कितना है V2। बात समझ में आ रहा है। A का विभव है A बिंदु पर विभव है Q1 आवेश का कितना V1 और B पर कितना है V2। तब अनंत से Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखेंगे और मैं केवल को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, कार्य इक्वल टू कितना होता है, विभव V इक्वल टू होता है W अपान, बार बार बताता हूँ मैं इसको। तो कार्य इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, V इंटू क्यू। तो A बिंदु पर विभव कितना है V1 और आवेश कितना है Q1, तो हो जाएगा ये V1 इंटू Q1। बात समझ में आ गया। इसी प्रकार से Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ पे समझिए, बात समझिए, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। जब हम देखिए, बात समझिए यहाँ पे बच्चों, अनंत से अगर हम बिंदु Q1 Q2 आवेश को बिंदु B तक लाएंगे तो पहले Q1 आवेश भी विद्यमान है यहाँ पे और E भी विद्यमान है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध तो कार्य करना ही पड़ेगा इसको लाने के लिए। और Q1 आवेश के कारण भी जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके कारण भी इसको उसके विरुद्ध भी लाने में कार्य करना पड़ेगा। यानी कि जो W2 कार्य होगा
Q2 को लाने का ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो पहले से ही है और Q1 आवेश भी आ गया और इसके कारण भी एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य प्लस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, यानी कि हम अभी लिखेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र के, बच्चों थोड़ा सा राइटिंग हमारा समझने का प्रयास करेंगे, है ना। बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य प्लस Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो जाएगा? बाह्य विद्युत क्षेत्र यहाँ पे E2 लग रहा है, विभव क्या है इस क्षेत्र के कारण, विभव इसमें क्या है V2 और आवेश क्या है Q2। तो यहाँ पे जो कार्य हो जाएगा सीधे सीधे V2 इंटू Q2 बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस Q1 आवेश के कारण जो कार्य होगा तो इसका विभव इंटू Q2, जैसे हम लोग निकालते थे इसका विभव Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव इंटू Q2, यही न कार्य निकलता था, भूलिएगा मत। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपके लिए सहूलियत के लिए Q1 आवेश के कारण B पर विभव इंटू Q2, तो हो जाएगा V2 इंटू Q2 प्लस Q1 आवेश के कारण विभव कितना होता है 1/4πε0 Q1 और Q2 पहले से ही है, Q2 दूरी कितनी है R12, तो ये हो गया आपका W2। तो अब दो आवेश के कारण जो निकाय बना तो कुल आवेश इस निकाय को बनाने में कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, वही इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो हम लोग निकाल लेंगे। अतः निकाय AB के बनने में कुल ऊर्जा W = W1 प्लस W2 सॉरी बच्चों Q1 V1 प्लस V2 Q2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 R12। और यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं अतः दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U = लिख लेंगे यहाँ पे आप लोग ना हिंदी Q1 V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 R12। ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो ये है आपका, हम लोगों ने पढ़ लिया स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा दो कंडीशन में, जब अगर हम कोई निकाय या सिस्टम बना रहे हैं या केवल सिस्टम बना रहे हैं, विद्युत क्षेत्र वहाँ पे नहीं है उस कंडीशन में, और जब विद्युत क्षेत्र वहाँ पे पहले से उपस्थित हो और उस कंडीशन में हम लोगों ने दो ठो देख लिया। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया क्या स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमको कमेंट करें, हमारा सब्सक्राइब करें, कंजूसी न करें, एक लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में क्या कंजूसी है भैया, हमको आप थोड़ा सा बताएं, है ना। एक कंजूसी मत करिए, इतना दबाने प्रेस करिए बटन, सब्सक्राइब करिए और सबसे बड़ी बात कि इसको शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।